वेलकम टू एस नवाज क्लासेस। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हमारा सेकंड वीडियो, जो कि पीरियोडिक टेबल के बेस पर है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल को किस तरह से फॉर्मुलेट किया गया, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, किस किस साइंटिस्ट ने कौन से बेसिस पर पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश की, किस तरह से ड्रोब्रीनर और न्यूलैंड्स, इसके बाद मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में अपना अपना रोल शो किया। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, और उन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से सिर्फ एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज को हमने डिस्कस किया था। तो रिमेनिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ आज हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपना हेडिंग लिख रखा है, द नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आइए समझते हैं ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक एटम का स्ट्रक्चर बना के रखा है। ये पार्ट इसमें न्यूक्लियस है, जिसके अराउंड फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल और डिफरेंट एटम्स में इस तरह के कई शेल होते हैं। जो सबसे लास्ट शेल होता है, इस शेल को हम लोग कहते हैं वैलेंस शेल। और जितने दूरी पर ये शेल होगा, उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए उस न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही वीक होगा। तो वीकली अट्रैक्टेड या वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक एटम के न्यूक्लियस से रिमूव करने के लिए एक्सटर्नली जो एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, या कह सकते हैं एटम जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एक इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल से रिमूव करवाने के लिए, उसी एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ एक बात नोटिस करने काबिल है कि इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा पाना उतना मुश्किल होगा। और इस मुश्किल को आसान करने के लिए हाई अमाउंट में एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर यही अट्रैक्टिव फोर्स बहुत वीक अट्रैक्टिव फोर्स हो, उस समय इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बॉन्डेड होगा किसी भी एटम्स के साथ में। एटम नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा उस एटम के न्यूक्लियस के साथ में। तो उस केस में उसे रिमूव करवा पाना बहुत इजी होगा, और इसके लिए हमें बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो डेफिनेशन जो है क्लास 10 में कई बार आता है, व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसे हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल is the amount of external energy required for the ejection of most loosely bonded electron from the outermost shell or valence shell of an isolated gaseous atom। इस डेफिनेशन में तो ये लास्ट में 2 वर्ड्स थे, आइसोलेटेड गैसियस एटम। इस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल एटम, यानी कि अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल के फॉर्म में ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमारा पहला काम होगा उस मॉलिक्यूल में से एटम्स को अलग करना, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना। उसके लिए जो एनर्जी ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज हमारे पास में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो हमारा पहला काम होगा कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से ब्रेक करना कि ये सामान हमारे पास में क्या बन जाए, 2 हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर होते हैं 1, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हाइड्रोजन के पास में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग अगर रिमूव करवाना चाहें, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके फॉर्म करता है हाइड्रोजन के कैटायन, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से रिमूव हो जाता है। इस प्रोसेस में जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा हाइड्रोजन का एटम, उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? अगर ये क्लियर है
तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप ये प्रॉपर्टी किस तरह से वैरी करता है। यानी कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए पीरियड में लेफ्ट से राइट आगे बढ़े, कह सकते हैं कि लिथियम से होते हुए बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तक जाए तो ये सभी एलिमेंट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी किसे रिक्वायर्ड होगा ये पता करना है, सबसे कम किसे रिक्वायर्ड होगा ये पता करना है। जैसा कि आप जानते हैं अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना मुश्किल और उसका ये चीज़ का वैल्यू उतना ज़्यादा। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं इनके एटॉमिक नंबर 1 बाय 1 बढ़ते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, जबकि बेरिलियम के लिए 4 है, बोरोन के लिए 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड सो ऑन। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ना, है ना। न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ना, प्रोटॉन में होते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स भी बढ़ेगा और अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना बहुत ही मुश्किल। यानी कि वी रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसलिए हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड वाइज ये प्रॉपर्टी लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया है बाबू न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस बोलेगा इलेक्ट्रॉन को मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अगर उसको रिमूव करना है हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके वहां से इजेक्ट करवाना होगा तो फॉर्म ए कैटायन। तो सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी का किसमें हो जाएगा? इसमें। और इसके बाद में होता है नियॉन, तो कह सकते हैं सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें हो जाएगा? नियॉन में। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे अगर जाते हैं उस समय किस तरह से ये एनर्जी और इसके वैल्यू में चेंजेस आते हैं। आइए देखिए, एक ग्रुप को कॉपी कर लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एलिमेंट हमारे ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। इन्हें कलेक्टिवली अल्कली मेटल्स कहा जाता है। इनका एटॉमिक नंबर अगर मैं बताऊं आपको तो एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, आगे और भी है लेकिन फिलहाल 3 में ही समझते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। इसमें हो जाएगा फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1, इसमें फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 1। तो एक चीज आप लोग नोटिस कर सकते होंगे कि इस हाइड्रोजन में न्यूक्लियस के अराउंड सिर्फ एक शेल है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कुछ इस जगह में है शायद, फॉर द केस ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं बात करूं लिथियम, तब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में है, और सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। तो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को दूरी बढ़ा देंगे उसका अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान यानी कि कम अमाउंट में भी अगर एनर्जी देते हैं तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है। यानी कि कंक्लूजन हमारा क्या है कि ग्रुप वाइज इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर? इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में एग्जाम में आ सकते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन। इसके अलावा ये एनर्जी चूंकि एब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक दरअसल उस प्रोसेस को बोलते हैं जहां एनर्जी एब्जॉर्ब करवाया जाए।
इसलिए ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस एलिमेंट का है, ये क्वेश्चन कई बार माध्यमिक में और डिफरेंट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो सबसे ज्यादा उस एलिमेंट का होगा जो राइट हैंड साइड में होगा और सबसे टॉप में होगा। आपको बताता चलूं कि वो एलिमेंट है हमारे पास में हीलियम। हीलियम हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। और सबसे कम किस में होगा, तो सबसे कम वो एलिमेंट होगा जो सबसे लेफ्ट वाले ग्रुप में होगा और सबसे नीचे में होगा। सबसे लेफ्ट में पाया जाता है ये चीज, और इसके सबसे नीचे में कौन है, सीजियम। तो सीजियम वो स्टेबल एटम है जिसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू सबसे कम है। तो इन बातों को आप नोट डाउन कर ले और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गॉट इट। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं अब अपने नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ। ये नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन का मतलब आप लोग जानते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट सराउंड्स न्यूक्लियस एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, जिसे मैं यहाँ पर इस आइटम के जरिए दिखा रहा हूँ। ये जो एफिनिटी टर्म है सर, इस एफिनिटी का मतलब ही होता है लव। ये लव किसके लिए बाबू, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, तो इस नेगेटिव चार्ज को लव कौन कर सकता है, अट्रैक्ट कौन कर सकता है। इसके लिए एक यूनिवर्सल लॉ है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कौन रखेगा, किसी भी एटम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसके एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए उतना ही ज्यादा एफिनिटी होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम फॉर ए फॉरेन इलेक्ट्रॉन। यहां फॉरेन इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब यह है कि एक एटम के अपने शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन है, ये खुद के इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। Then this property is called electron affinity। अब जाहिर है कि जब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसे हासिल कर लेगा और अपने वैलेंस शेल में रख लेगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो एक एनायन बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। ये अगर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा, जिसे मैं प्लस से दिखा रहा हूं, यहाँ पर प्लस स्टैंड्स फॉर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब ये क्या बन जाएगा, F के साथ में नेगेटिव आयन। इसे हम लोग फ्लोराइड आयन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन नहीं था। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसलिए फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,7। इसके लार्ज शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, नाउ इट्स कॉन्फ़िगरेशन बिकम 2,8। हर एक एलिमेंट में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करें। इस टेंडेंसी को ही हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल। याद रहेगा, every element tries to get 8 electron in its valence shell, and due to which the substance become very much stable. This rule is known as octet rule। और इस ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन को जो हम लोग यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी। दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन को हासिल करके वो क्या बना देगा, एनायन। क्लियर है। अच्छा, इस चीज को एक और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो एफिनिटी है, जिसका मतलब अट्रैक्शन या लव होता है, जस्ट सपोज ये एफिनिटी जो है हम में है, और हम में ये एफिनिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, अच्छे अच्छे कपड़ों के लिए है, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स के लिए है, एंड डिफरेंट चीज़ों के लिए है। अब अगर हम मार्केट जा रहे हैं और मार्केट में जब मुझे एक
मेरी पसंद का कोई शू मिल जाए, कोई जैकेट मिल जाए, तो जाहिर सी बात है मेरे पास अपने जैकेट्स मौजूद है, फिर भी मुझे वो जैकेट चाहिए। तो ये क्या हो गया, किसी दूसरे सामान के लिए अट्रैक्शन। एटम के केस में भी वही है, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हमारा जो अट्रैक्शन है किसी भी अटायर्स के लिए, कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, कुछ ऐसा ही अट्रैक्शन किसके लिए है, एटम का अट्रैक्शन है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, एटम चाहता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, अनायन बना ले। हम लोग चाहते हैं वो चीज खरीद ले और उसको इस्तेमाल करके अपने आप को खुश कर ले। दोनों की खुशी की बात है, भावनाओं को समझो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक और नया टर्म है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एनर्जी, ये टर्म जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड है। अब जैसा कि मैंने एग्जांपल में समझाया, कोई चीज अगर हमें पसंद आ गई, उसे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जैसा है। लेकिन उसको लेने के लिए हमें खर्च करने होंगे पैसे, यानी कि अपना कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी वहां से निकाल करके देना होगा। इसी तरह जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ये अपना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एनर्जी रिलीज करो, हमें क्या था, अगर सामान चाहिए तो पैसे रिलीज करो। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा वो उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करने को तैयार है। उसी तरह अगर हमें कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आ गई तो उसके लिए कितने भी पैसे खर्च करने को हम लोग तैयार हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये एटम का इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी हमारा चीजों के एफिनिटी के जैसा है। एटम को इलेक्ट्रॉन गेट करने के लिए, एनायन बनाने के लिए एनर्जी रिलीज करना होता है। रिलीज करना होता है इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रोसेस है, वो अपने आप में एक्सोथर्मिक हो जाएगा सर, और हमें उसी तरह चीजों को गेट करने के लिए पैसे रिलीज करने होते हैं। क्लियर है इतना चीज? उम्मीद है ये ट्रिक आपको याद रहेगा। अब आते हैं वेरिएशन पर। पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप ये प्रॉपर्टी किस तरह से वैरी करता है। आप लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग पीरियड वाइज लेफ्ट से राइट इस तरह से मूव करते हैं, तो जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि सेंट्रल न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। सेंट्रल न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स भी बढ़ेगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन का चाहत क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चाहत भी बढ़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का चाहत बढ़ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। बस यही बात है यहाँ पर कि वेरिएशन में पीरियड वाइज लेफ्ट से राइट जो है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करवाता है। दिस प्रॉपर्टी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर मैं ग्रुप वाइज बात करूं टॉप से बॉटम की, तो ग्रुप वाइज क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब कम क्यों होता है? जाहिर है कि जब नीचे आ रहे हैं, आप लोग जानते हो दूरी जो है न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की बढ़ जाएगी। जितना दूरी बढ़ जाएगा उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है, क्योंकि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये अपोजिट चार्ज के बीच में है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम अट्रैक्टिव फोर्स। अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप कम होता चला जाएगा। यानी कि हमारा कंक्लूजन क्या है सर, कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। समझ में आ रही है बात? यहां पर आप लोग और एक बात नोटिस कर सकते हैं कि कोई सा भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जिस तरह का वेरिएशन ग्रुप वाइज है, जस्ट उसके रिवर्स टाइप का वेरिएशन उसके पीरियड वाइज में होगा।
इस चीज को हम लोग बुक के लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैज अपोजिंग ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। क्लियर है? चलो इसी चीज को हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी टर्म इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। जिस तरह वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ये फेनोमेना है, ये दरअसल एक रिलेटिव स्ट्रेंथ को शो करता है किसी भी एटम के जरिए इलेक्ट्रॉन को खींचने का। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पिछले बार की तरह फॉरेन इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। आप लोग जानते होंगे कि हर एक एटम इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होते हैं, और शेयरिंग के दौरान में इस दो इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पर जो एक डैश पर दिखा रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट अ कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड दो ऐसे एटम के बीच में बना हुआ है जिनके न्यूक्लियस में अट्रैक्टिव फोर्स सेम हो, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इन दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक टग ऑफ वॉर का मैच चल रहा है, जहां पर दो टीमें हैं, एक टीम यहाँ खींच रही है चीजों को, दूसरी टीम वहां खींच रही है। और अगर दोनों ही टीम का खींचने का पावर बराबर है तो वो चीज जो है एक होल्ड कंडीशन में है, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। अगर उस रोप में कुछ सामान मैंने मान लो कि लटका रखा है, तो वो चीज ना इस टीम के पास जाएगी ना उस टीम के पास जाएगी। इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि बोथ द टीम हैज इक्वल पावर ऑफ अट्रैक्शन। इस मॉलिक्यूल के केस में बोथ द एटम हैज इक्वल पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कोवैलेंट मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो रिलेटिव टेंडेंसी है आपस में इक्वल है। लेकिन मैं अगर बात करता हूं ए और बी में, दो डिफरेंट एटम मतलब न्यूक्लियस में डिफरेंट प्रोटॉन, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होगा उसका अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा होगा। अगर मैं सपोज करता हूं कि बी के न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता टेंडेंसी भी ज्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बी के तरफ में शिफ्ट कर जाएगा। यही जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने का टेंडेंसी है फ्रॉम द कोवैलेंट बॉन्ड, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका प्रॉपर डिफिनेशन कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि इट इज अ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट bond pair of electron in a covalent molecule towards itself, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत। वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग किया हुआ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास ज्यादा न्यूक्लियस का पावर होगा वो ज्यादा खींच लेगा, उसे हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव समझेंगे। बात समझ में आई? आइए अब अगेन हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वेरिएशन समझे। लेकिन उससे पहले आप लोग नोटिस कर सकते हैं यहाँ मैंने दो टर्म लिख के रखा है। एक टर्म है पोलर, एक टर्म क्या है? नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब है कि दोनों एटम के ऊपर में कोई सा भी चार्ज डेवलप नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन बराबरी से शेयर किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना इसके पास जाएगा ना इसके पास जाएगा, दोनों के पास में बराबर से है, कोई चार्ज नहीं, नॉन पोलर। इस मॉलिक्यूल में हमने ये कंसीडर किया कि बी के पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा खींच के रखेगा। बी बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर में शो हो जाएगा।
इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को मैंने यहाँ पर इस एरो के जरिए दिखाया है। समझ में आ रही बात? जिसकी तरफ एरो जाएगा उसके ऊपर क्या डेवलप करेगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज को हम लोग डेल्टा नेगेटिव दिखाते हैं, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गया उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से दो एटम में चार्जेस आ गए। दो एटम पर जब चार्जेस डेवलप करेंगे तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग पोलर या फिर डाईपोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। डाई वर्ड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर दो पोल बने हैं, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल। क्लियर है? ये पोलर एंड नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएगा, वहां अगेन एक्सप्लेन करूंगा मैं। अभी बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वेरिएशन पर। तो वेरिएशन की कहानी ये है, हम लोग बात करते हैं वेरिएशन। वही अपना पुराना पैटर्न रहेगा कि ग्रुप वाइज किस तरह से वेरी करता है और पीरियड वाइज किस तरह से वेरी करता है। तो पहले हम लोग सोचते हैं पीरियड वाइज। अभी दो प्रॉपर्टी पढ़ने के दौरान आप लोग ये जान गए हैं, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट आगे बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। अब तो वो फॉरेन इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है हमारा कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट अगर आगे बढ़ते हैं तब वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज कर जाएगा। जबकि ग्रुप वाइज अपोजिंग ट्रेंड होता है, ये बात आप लोग जान चुके हैं। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ये बात मेंशन कर सकते हैं कि ग्रुप वाइज ये प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस वो होगा जो पीरियोडिक टेबल के एकदम राइट में होगा और टॉप में होगा। तो कहीं आप लोगों के जहन में ये बात तो नहीं आई कि राइट में है तो नोबेल गैस होगा? यहाँ पर रुक के समझना होगा, नोबेल गैस कभी बॉन्ड नहीं बनाते सर, यानी कि नोबेल गैस में कभी भी ये वाला मामला होगा ही नहीं। अगर नोबेल गैस बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नोबेल गैस से जो पहला का ग्रुप है, यानी कि ग्रुप 17, जिन्हें हमें हैलोजेंस कहते हैं, ये जो हैलोजेंस है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और उन हैलोजेंस में भी जो सबसे ऊपर की तरफ में है, यानी कि फ्लोरीन। हैलोजेंस देखो एक्चुअली में होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सबसे टॉप में कौन है सर? फ्लोरीन। तो यहां पर से हमारा कंक्लूजन ये आता है कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब अगर मैं कहूं सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल का वो एटम होगा जो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा और सबसे नीचे होगा। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में ग्रुप कौन सा होता है? अल्कली मेटल। और उसके सबसे नीचे में कौन होता है? कुछ देर पहले ही आप लोगों ने देखा होगा, देखिए सबसे नीचे में कौन है? सीजियम। हालांकि इसके नीचे में एक और एलिमेंट होता है फ्रांशियम, लेकिन ये फ्रांशियम जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में केमिकल रिएक्टिविटी को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका एटम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल एटम में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? सीजियम। जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसे हम लोग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल सकते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में डेफिनेशन आपको जरूर से याद करके जाना है, और ये दो चीजें यानी कि कौन ज्यादा कौन कम, इसके अलावा वेरिएशन, यही सब बातें हम लोगों को बार बार पूछी जाती है क्लास 10 में। ठीक है, चलो अब हम लोग मूव करते हैं आज के
दूसरे पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ, और ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन हमारे पास में उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं जहां कोई एक सब्सटेंस अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को खो देता है, लॉस कर देता है। तो इस चीज को देखो मैंने शॉर्ट में क्या लिख रखा है, वेट अ व्हाइल, क्या लिख रखा है, ऑक्सीडेशन का मतलब शॉर्टकट में क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें शो करना होगा, तो हम लोग शो कर सकते हैं सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसके कॉन्फ़िगरेशन 281 है। आप लोग देख सकते हो कि इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए ये एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। अब इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते कोई, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ये लॉस इलेक्ट्रॉन इस तरफ निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2,8। इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या फॉर्म करेगा, कैटायन। तो इस प्रोसेस में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12 होता है सर, कॉन्फ़िगरेशन है 282। इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर इसमें आता है डबल पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर दिया। ये प्रोसेस भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। रिडक्शन कुछ खास नहीं, बस उसका उल्टा। जिस एलिमेंट के पास में इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज़्यादा है वो इन्हीं सब एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करने का इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो एग्जांपल आप लोग कुछ देर पहले भी देखे थे, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27, एटॉमिक नंबर 9 होता है। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और क्या बना दिया, F-। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ऐसा प्रोसेस जहां पर कोई सब्सटेंस, कोई एटम, कोई आयन, कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है। सिर्फ क्लोरीन और फ्लोरीन ही नहीं बल्कि और कई सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये क्या बनाएगा, Cl-। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 2,8 सॉरी, यहाँ पर 2,8,7 होता है, यहाँ पर 2,8,8 हो जाएगा। इन सभी ने देखो अपने अपने सेल में ऑक्टेट कंप्लीट किया। इस तरह से यहाँ पर मैग्नीशियम ने भी क्या कर लिया था, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया था। तो आई गेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है। अब इस चीज में अक्सर बच्चे भूल कर जाते हैं, कौन सा ऑक्सीडेशन कौन सा रिडक्शन। इस चीज को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। थोड़ा ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। अगर याद हो गया तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को। आइए, तो हमारे पास में ट्रिक क्या है, ट्रिक किस चीज के लिए सर, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इसे समझने के लिए। तो मेरे पास में ट्रिक है, आप लोग पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, ऑयल रिग। वैसे तो ऑयल रिग का मतलब होता है वो जगह जहां से जमीन खोद के तेल निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, लेकिन इसमें हमारे इस प्रोसेस का ट्रिक छुपा हुआ है। ऑयल रिग में आप लोग समझना है यहाँ पर कि यहाँ O का मतलब क्या चीज, ऑक्सीडेशन, I stands for is, और L stands for what, लॉस। तो ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस। ऊपर देख सकते हैं मैंने क्या लिखा था, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पकड़ में आई, ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस। और यहाँ पर R में क्या बोलेंगे कि R का मतलब रिडक्शन, यहाँ I का मतलब इज, और G का मतलब क्या हो जाएगा सर, गेन। तो रिडक्शन इज गेन। तो इस छोटे से ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे
कि ऑक्सीडेशन क्या और रिडक्शन क्या। और रिग याद रखिएगा। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लगातार बोलते बोलते थक जाता हूं। आप लोग लगातार पढ़ते पढ़ते नहीं थकिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं इन चीज़ों को कुछ इस तरह से बताने का ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं सर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के डोनर। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोई सामान तो वो खुद में क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, इसलिए क्या कहलाया, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो खुद में क्या करता है, रिडक्शन, और ये एक्सेप्ट किया किसी और से इलेक्ट्रॉन छीन करके, उसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इसलिए क्या कहलाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर रहेगा। यहाँ पर इस प्रोसेस में सोडियम और मैग्नीशियम इन दोनों में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए अब बात करते हैं इस चीज के वेरिएशन के बारे में। इस चीज का वेरिएशन क्या है, वही हमारा पुराना तरीका है सर कि पीरियड वाइज क्या होना है, पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी लेफ्ट से राइट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीसेस, जबकि इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा सर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीसेस। लेकिन अगर ग्रुप के बारे में बात करेंगे हम लोग, ग्रुप वाइज, जस्ट इसका उल्टा कर सकते हैं हम लोग। तो मैं वर्ड में लिख देता हूं जस्ट रिवर्स। गॉट इट। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो को कई बार देखें, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ में आऊँगा और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करूँगा, क्योंकि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर में पूछा जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सी यू सून।